हेलो मेरे भाई, आपका पहला चैप्टर क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेके आए हैं, जिसमें अपना लोग जो पढ़ना है वो तो देख ही रहे हैं। आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई आज का जो वीडियो है यह इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले क्वेश्चन मन में आता है कि हाय वाई हम इस चैप्टर जो हम ये पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, और ये हमें मतलब पढ़ना ज़रूरी क्यों है, और मतलब इसके हमारे दैनिक जीवन में यूज किया है। पहले ये सब क्वेश्चन आता है। अगर चैप्टर जब शुरुआती से पढ़िएगा तो यही आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आलू खीर तो खाते होंगे, अरे खीर तो सभी ने खाए होंगे। तो खीर में जैसे बात रहा खीर को, सर आज हम खीर बनाएंगे तो खीर कैसे बनता है या खीर के बारे में पढ़ेंगे। तो खीर में पहले चावल लगता है, फिर चावल के बाद दूध आता है। क्या आता है? दूध। उसके बाद देते हैं इसमें चीनी, उसके बाद देते हैं चीनी, बस मिला के बना देते हैं खीर, ठीक है। तो उसी प्रकार से पहले कुछ इसके बारे में, जैसे खीर के बारे में पढ़ना है तो खीर से पहले चावल दूध इस सब के बारे में पता रहेगा तभी ना खीर बनेगा, है। तो ठीक उसी प्रकार से इससे पहले कुछ बेसिक जानेंगे, उसके बाद फिर इस चैप्टर को अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सागर कुमार है और आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल सागर पीसीएम क्लास पे आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे भाई तो चलिए शुरुआत करते, इसको आप मिटा देते, एक बार देख लीजिए मतलब पढ़ना क्या सब है। तो इस चैप्टर में विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो उसके बारे में, फिर आवेश के प्रकार, आवेश की उत्पत्ति, वस्तुओं पर आवेश, आवेश की विशेषताएं, विशिष्ट आवेश, और विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप, फिर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर एवं बिंदुवत यानी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, एट एनी पॉइंट पर, फिर बल आघूर्ण, आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत, विद्युत बल रेखा एवं विद्युत बल रेखा की विशेषता के बारे में जानना है। चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए, और सेकंड क्वेश्चन आता है पढ़ना जरूरी क्यों है। जब इसके बारे में पढ़ लीजिएगा तब आपको जरूरी के बारे में पता चल जाएगा कि आखिरकार हमें इसे पढ़ना जरूरी क्यों है। आप इसे दैनिक जीवन में मतलब अनेक प्रकार से यूज कर सकते हैं। जैसे इससे पहले देखे थे कि हमें मतलब खीर बनाने के लिए चावल दूध चीनी का आवश्यकता पड़ा, तो क्या आप चावल के लिए खाली खीर बना सकते नहीं, चावल के और भी काम कर सकते हैं, भात भी बना सकते हैं, चावल के क्या कहते हैं अरे यार मरसटकी, क्या है मरसटकी भी बना सकते हैं। मतलब चावल का और भी यूज है, चावल के रोटियों बनाते हैं, बहुत यूज है। दूध के काम, दूध की मिठाई भी बनाते हैं, और सब तो जानते ही है। तो उसी इसके अलावा और भी चैप्टर आता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही आता है। इसके अंदर जो है 4 चैप्टर आता है, और इस चारों चैप्टर में जो है किसके बारे में पढ़ना है, तो ये चारों, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट मतलब रुका हुआ। रेस्ट बोले तो रुका हुआ, यानी कि इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रुका हुआ चार्ज के बारे में। यहाँ चार्ज कोई गतिशील नहीं होगा। अब आपके मन में आता होगा कि आखिरकार ये चार्ज होता है कहाँ है, हम तो कभी देखे ही नहीं। तो फिर इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, वो तो हम कभी देखे ही नहीं। एकदम अभी दिखाते हैं। ये जो बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड आपके हाथ में, आपके बॉडी में जहाँ भी देख रहे हैं, हर एक जगह मतलब जो भी चीज़ पदार्थ देख रहे हैं आप, वो हर एक बॉडी में चार्ज होता है, हर एक बॉडी में चार्ज होता है। और चार्ज आप बोले तो जैसे मतलब आटा देखें ना, आटा, अरे चावल हो गेहूं का किसी का भी आटा, जब आपके इसे खूब पीसिएगा खूब, उसके जब आपकी जब ये ऐसे झरने लगेगा तो एक दाना ले लीजिएगा, उसमें से आपको तो पता नहीं चलेगा एक दाना किधर है, वो हो गया छोटा पार्टिकल उस चार्ज का। तो उसी के कुछ छोटा पार्टिकल इतना हो रहता है, उसी का नाम होता है आइटम, ठीक है। और आइटम के जो अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, उसी छोटा इतना जो दाना देखे थे उसी के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। उसके अंदर तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। पहले ये समझिए कि उसी के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो वही जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है वही होता है चार्ज। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये तीनों चार्ज ही है। अभी पढ़ेंगे तो और जान लेंगे, वही उसी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। वो चार्ज जो है कोई सी भी बॉडी में रुका हुआ रहता है, चाहे बोर्ड हो, इसमें भी चार्ज है। छोटा पार्टिकल निकालेंगे यहाँ से दिखाई पड़ेगा, अच्छा वो वही है, हाथ पर भी चार्ज है। बल्कि 4 चैप्टर में, जो कि अभी पहला चैप्टर को तो बारे में पढ़ेंगे ही, फिर उसके बाद दूसरा जो चैप्टर आएगा गॉस थ्योरम, उसमें भी, फिर उसके तीसरा जो चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें भी पढ़ेंगे रुका हुआ चार्ज के बारे में। फिर चौथा जो आएगा यानी कि चौथा चैप्टर कैपेसिटेंस, उसमें भी पढ़ेंगे रुका हुआ चार्ज। यानी कि 4 चैप्टर तक इसके अंदर जो आएगा, 4 चैप्टर उसमें जो है रुका हुआ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका यूज जब पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा यूज क्या है। तो चलिए शुरू करते, पहले कुछ सम बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि इसके कुछ बेसिक जानकारी लेते, फिर उसके बाद इसके बारे में स्टडी करना है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इस शब्द की उत्पत्ति होता है, यानी कि इस चार्ज की जो उत्पत्ति होता है, यानी कि इसकी खोज कैसे हुआ, तो इसकी खोज के बारे में बताया। तो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है, यह यूनानी दार्शनिक थेल्स ने ईसा के जन्म से 600 ईसा पूर्व किया था।
600 ईस्वी पूर्व भी क्या था, थेल्स में इस शब्द की उत्पत्ति जो हुआ था इलेक्ट्रॉनिक 600 ईसा पूर्व, सोचिए कितना पहले हो चुका था, ठीक है। और इसके बाद आया यानी कि थेल्स के बाद आता है डॉक्टर गिलबर्ट, यानी कि 1000 साल बाद। एक नंबर में ये आया और 2 नंबर में उसके बाद आया डॉक्टर गिलबर्ट, ठीक है। कौन आया? डॉक्टर गिलबर्ट। और डॉक्टर गिलबर्ट ने ये आया 1600 ईस्वी में, ठीक है। और थेल्स ने बोला था कि यानी कि एम्बर नामक पदार्थ को, एम्बर नामक पदार्थ था, एम्बर नामक पदार्थ को ऊन या रेशम से रगड़ने पर जो है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। ये कौन बोला था? थेल्स बोला था। ये देखा, जैसे आप लोग ये बचपन में भी करके देखे थे, यानी कि जब अच्छा मतलब कहीं से केस हो करते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेकर जब हाथ पर ऐसे मतलब करते थे तो मतलब क्या होता है, अपनी और वो आकर्षित करने लगता था। फिर उसके बाद आया डॉक्टर गिलबर्ट 1600 ईस्वी में, ये देखा सिर्फ द्वितीय पदार्थ में। फिर उसके बाद आया कौन? डॉक्टर गिलबर्ट। इसने देखा कि नहीं, एम्बर के बाद और भी ऐसे पदार्थ है जो जैसे में क्या कहते हैं एम्बर के भांति और जैसे एबोनाइट, सीसा, गंधक, ये सबको आपस में रगड़ने पर जो है कागज के छोटे छोटे, ये भी कागज के छोटे छोटे टुकड़े क्या करना, आकर्षित करने लगा। ब्राउन जो आया ये आया 1646 ईस्वी में। इसने देखा यानी कि इसका ये सब खाली प्रैक्टिकल क्या, ये बेचारा क्या कि अच्छा ये दोनों तो नाम ही नहीं रखा है, तो इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जब दो पदार्थ में इस दोनों यानी आकर्षण का गुण आ जाता है तो इसका नाम ये रख दिया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद आता है इसके बाद आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि अगर दो समान प्रकृति का आवेश है तो उनके बीच क्या होता है, आकर्षण का गुण आता है। और दो अपोजिट नेचर के जो पदार्थ है उनके बीच प्रतिकर्षण का गुण आता है। जैसे में अगर दो सेम चार्ज होता है प्लस और यहाँ भी प्लस आता है तो इन दोनों के बीच जो है ये प्रतिकर्षण का बल लगता है। मान लीजिए अभी एक आपको ट्रिक बताते हैं और ये ट्रिक आपको फिजिक्स में होगा और केमिस्ट्री में यूज होगा। जैसे यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ठीक है। इस प्लस चार्ज को आप लड़का समझिएगा, इसका नाम मान लीजिए लड़का, और ये लड़की, और ये एक दोनों से बेनता मोहब्बत करता है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता है। तो जैसे अब ये लड़का के पास आ गया, इसको मन लगेगा, ये कहेगा तू भाग, तो ये कहेगा तू भाग, मतलब एक दूसरे के बिना, मतलब ये दोनों को सटा दीजिए, ये दोनों सटवेन करेगा, तो इस दोनों के बीच क्या होगा, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। कैसा बल? प्रतिकर्षण का। आज जैसे यहाँ माइनस माइनस के बीच अगर दो लड़की आ जाएगा तो मन लगेगा, नहीं लगेगा, तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। इनके बीच कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का। और जब अपोजिट नेचर का, जैसे में 1 प्लस 1 माइनस, इस दोनों को मन लगेगा, इन दोनों के बीच कैसा बल लगेगा? तो आकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। कैसा बल लगेगा? आकर्षण का। 1 माइनस या 1 प्लस रहेगा तो इस दोनों के बीच भी कैसा? तो आकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। आप समझते हैं जो चार्ज होता है, जिस चार्ज के बारे में पढ़ना है तो उस चार्ज के बारे में भी कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे में अभी देखिए, जैसे एक छोटा पार्टिकल था, छोटा पार्टिकल के अंदर भी कौन सा चार्ज था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। फिर उसके बाद चलेंगे इधर, ठीक है। तो देखते हैं उस छोटा चार्ज पार्टिकल के बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलते हैं, ये क्या है? छोटा सा चार्ज पार्टिकल उसी के अंदर होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन आ जाता है, उसके बाद न्यूट्रॉन आ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है, अब छोटा सा चार्ज है उसका भी तो कुछ 1 kg 2 kg कितना होगा? अरे 1 kg नहीं, 1 kg तो इतना होता है, 1 kg का नहीं होगा, उससे छोटा होगा, हो जाता है। इलेक्ट्रॉन मतलब जब हम उसे पता देख नहीं पाते तो उसका मतलब कितना ग्राम का होगा? तो इसका जो मास होता है, इसका मास जो होता है ये होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। ये होता है इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, इस चार्ज का, ये इतना होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अच्छा खासा पूछता है। फिर इस पर जो चार्ज आता है, इस पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है, ये तो चार्ज ही है, तो इस पार्टिकल के अंदर इसी में गुण होता है। हमारे नेचर में यानी कि प्रकृति में ऐसे ऐसे जो पदार्थ है, इसके अंदर एक गुण होता है आकर्षण प्रतिकर्षण का, अभी जो देखे थे। तो इस पर जो चार्ज होता है, इस पर चार्ज होता है -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। कूलम में चार्ज होता है, ठीक है। जैसे ये मापने का यूनिट है कूलम, ठीक है। जैसे अपना लोग दुकान में जाते हैं 1 kg चीनी दा, वहाँ kg में मापते हैं, ठीक। यहाँ चार्ज को कूलम में मापते हैं। और ठीक है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, यानी प्रोटॉन पर जो मास होता है वो होता है 1.67 गुने 10 के पावर, आप और भी होता है आगे, लेकिन अपना लोग दो वैल्यू लेके चलते हैं। 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg, ठीक है। और इस पे जो मास होता है, ये किसका हो गया? तो प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन पे जो मास होता है वो होता है 1.65 गुने 10 के पावर -27 kg, ठीक है। और इस पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और इस पर चार्ज ही नहीं होता है, नो चार्ज, ठीक है। इस पर चार्ज नहीं होता है। अब आपके मन में यहाँ क्वेश्चन आता है, ये दोनों के मतलब 1.67 मतलब कुछ पॉइंट के बाद तो या कुछ हल्का फर्क, लगभग तो दोनों सेम ही है। तो आप ये भी कह सकते हैं मास जो होता है, यानी कि प्रोटॉन का मास लगभग क्या होता है? न्यूट्रॉन के मास के समान होता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
इतना बात याद रखिएगा। और एक मतलब एक चार्ज के बारे में और जान लेते हैं, जो अल्फा कण होता है। इस यहाँ लिखे हैं अल्फा और ये लिखे है कण। और अल्फा कण का जो मास होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 6.645, ये 5 है यहाँ पे, 8 मत समझिएगा, 6.5 × 10⁻⁻27 kg। ये होता है अल्फा कण पे मास, यानी इस कण पे जो इसका जो द्रव्यमान होता है अल्फा कण का वो हो गया। और इस पे जो चार्ज होता है ये होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, बस इतना बात इसको बेसिक में याद रखिएगा। अब आते हैं अपना लोग, ये सब आपका जो बेसिक था थोड़ा सा, ये बेसिक जानकारी रहा। अब आते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, विद्युत आवेश किसे अब शुरुआत करते हैं पहला पॉइंट, यानी कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। और इसी तरह से चलता रहेगा एकदम, कहाँ तक था तो 17 तक, यानी 17 तक। और इसी वीडियो में सारा चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाएगा। तो चलिए पहला शुरू करते हैं, यानी कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। बोले तो इसको इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है, जब किसी पदार्थ द्वारा, चाहे घस के हो, कई और विधि से भी होता है, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो वही इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज को सूचित करते हैं क्यू से। ठीक है, जैसे मैं, और क्यू बराबर जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है I × T। आप कहिएगा कि मेरे भाई ये तो मतलब फॉर्मूला लिखा दिए सीधा सीधे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो तो समझिए, जैसे कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अब कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, जब ये मान लीजिए ये दोनों मार्कर है, जब घसे इस पर तो कुछ पदार्थ निकल के इस पदार्थ में आ जाता है, जब चार्ज निकल के इसमें आता है तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, इसमें जो पदार्थ का घसने के द्वारा जो आता है, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इस पदार्थ में आ जाता है, जिस कारण ये पदार्थ क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, चार्ज पार्टिकल। अब इसको दूसरे पदार्थ से जब सटाते हैं तो ये इस दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आता है। ठीक है, तो वह उसी को भी कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो मास की कमी होता है या मास की वृद्धि भी होता है। ठीक है, तो पदार्थ पे डिपेंड करता है आप किसके पदार्थ के साथ मतलब रबरिंग कर रहे हैं। तो और भी विधि है जिसे चार्ज करने के लिए। और इलेक्ट्रिक चार्ज को सूचित करते हैं क्यू से, और क्यू बराबर क्या होता है IT। ठीक है, क्या होता है IT। और इसको मतलब फॉर्मूला को ऐसे याद रखना है। तो मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल है, अभी आप जो जिससे देख रहे हैं मोबाइल है, मोबाइल को मान लीजिए आपका मोबाइल का अभी चार्ज खत्म हो रहा है और आपको मोबाइल चार्ज में लगाना है। तो जैसे ही चार्ज में लगाइएगा तो उससे क्या होगा, तार बाटे इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को सूचित करते हैं I से, यानी कि I आना शुरू हो जाएगा। और क्या, जब मोबाइल चार्ज में लगाए तो क्या तुरंत चार्ज हो जाएगा, नहीं, उसको होने में टाइम लगेगा। तो क्या हो जाएगा T, तो यानी कि क्यू बराबर क्या हो जाएगा IT। ये फॉर्मूला याद हो गया। आप समझिए इसका मतलब SI यूनिट ये तो हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसका जो होता है Q, यानी कि चार्ज का जो SI यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका एक और होता है, क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और चार्ज का एक मतलब SI यूनिट क्या होता है, कूलाम। और इसका जो CGS यूनिट हो जाएगा, कूलाम का क्या होता है, कूलाम का होता है ESU। क्या होता है, ESU। तो इसको मतलब ये चार्ज का कॉन्सेप्ट था। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट यहाँ तक रखते हैं। और इसका भी जो भी नोटिस, यानी कि PDF बनेगा, यानी कि खाली अभी आपको हम समझाते हैं ना, और इसका जो PDF परिभाषा है वो सारा आपको, यानी कि इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप समझते हैं आवेश के प्रकार। ये तो चार्ज था, और चार्ज के प्रकार को समझते हैं। तो आवेश के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चार्ज यानी कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि आवेश के प्रकार के बारे में जाना है। तो चार्ज की जो प्रकार होता है वो मुख्यतः अभी तो 2 ही प्रकार देखे थे, एक कैसा पॉजिटिव, तो दूसरा देखे थे निगेटिव। यही देखे, यही चार्ज का दोनों प्रकार था ना। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वाई मतलब व्हाट, पॉजिटिव चार्ज क्या मतलब क्या होता है। तो पॉजिटिव चार्ज देखे थे जब, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो वस्तु है, ये एगो वस्तु है, यहाँ पे एगो कोई वस्तु है। इस जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने से क्या होता है, एक वस्तु का यानी कि चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलकर जब दूसरे वस्तु पे जाता है, तो ये जो दूसरे वस्तु पर जब जाता है तो इसी दोनों वस्तु को, एक को वस्तु को पॉजिटिव यानी कि धनात्मक चार्ज कहते हैं, और दूसरे को और दूसरे वस्तु को ऋणात्मक चार्ज कहते हैं। और दूसरे वस्तु को ऋणात्मक, पहला वस्तु को धनात्मक वस्तु और दूसरे वस्तु को क्या कहेंगे, ऋणात्मक वस्तु। आप देखिए कैसे वस्तु कहेंगे। मान लीजिए ये वस्तु को मतलब कि घस दिए दोनों को, और घसने के बाद जो है इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया।
कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के जब इसमें आएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, घसने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की इसमें वृद्धि और इसमें क्या हो जाएगा, कमी। और जिस पदार्थ में कमी हुआ है इसी पदार्थ को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक वस्तु, और जिसमें कमी हुआ है उसी को कहते हैं ऋणात्मक वस्तु। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, ऋणात्मक वस्तु। चाहे तो आप इसका परिभाषा भी बना सकते, जब दो पदार्थ को आपस में घसने के यानी कि घर्षण करने के पश्चात जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है यानी कि उस पदार्थ को क्या कहेंगे, धनात्मक आवेश। ठीक है, उस वस्तु को क्या कहेंगे, धनात्मक वस्तु कहेंगे। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ है उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक आवेश। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का अगर मान लीजिए इस वस्तु से निकल कर उसमें चले गया तो इस वस्तु में एक मतलब कितना ग्राम यानी कि कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg की कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना का कमी हो जाएगा यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने से। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, इतना की इसमें तो कमी हो जाएगा इतना का, और इसमें इतना का वृद्धि हो जाएगा जाने से। ठीक है, ये था टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसी पदार्थ को कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव वस्तु भी कह सकते हैं, वस्तु कहेंगे वस्तु, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होता है उसको कहेंगे निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यह था चार्ज के प्रकार। अब समझ, तो मेरे भाई अब समझते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज में होता है दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, जिसमें एक को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को कहते हैं निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जब दो वस्तु को आपस में घसते, आपके कौन सा वस्तु को घसे, तो घसने वाला वस्तु तो आपने देखा है कि हमारे नेचर में बहुत सारे वस्तु है, तो जिसको अगर दो वस्तु जैसे मान लीजिए इसको घसनी, जैसे इसको रब करने से एक इलेक्ट्रॉन का, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जब देखिए घर्षण के पदार्थ इसमें चैप्टर में जो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, समझिएगा, ये सब फिजिक्स में जो है इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें होगा तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो उस पदार्थ को कहेंगे धनात्मक आवेश, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ उसको कहेंगे ऋणात्मक आवेश। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पदार्थ है और यहाँ पर भी कोई एक पदार्थ, इस दोनों को घस दिए, दोनों पदार्थ को अलग कर दिए। जिस पदार्थ में अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गया। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की जब कमी हुआ, इस कमी वाले पदार्थ को कहेंगे धनात्मक आवेश, यानी कि क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ यानी कि माइनस चार्ज की कमी हुआ, तो इसमें जिसमें कमी हुआ उसको कहेंगे धनात्मक आवेश, और जिसमें वृद्धि हुआ है यानी इलेक्ट्रॉन का जिसमें वृद्धि हुआ है उसको कहेंगे ऋणात्मक आवेश। और जब एक इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए उसमें चले गया एक इलेक्ट्रॉन तो उसे बहुत ही मतलब घसने के बाद बहुत इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जब चले जाएगा तो कितना का कमी हो जाएगा, कितना मास यानी कि इसका कितना मतलब द्रव्यमान घट जाएगा, तो 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg की कमी हो जाएगा। इसमें इस पदार्थ में कमी होगा और इस पदार्थ में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यही था टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, यानी कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है उसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा उसे हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे। तो ठीक है मेरे भाई, ये था टाइप्स ऑफ चार्ज, जो कि अपना दूसरा पॉइंट समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे, आवेश की उत्पत्ति। ये तो टाइप्स ऑफ चार्ज था, और ये तो चार्ज तो देखिए। अब आवेश की उत्पत्ति यानी कि कितने तरीका से, अभी तो एक देखिए घर्षण करके, क्या और भी ऐसी विधि है जिससे हम क्या कहते हैं चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। आइए आप उसी को देखते हैं। आप लोगों को भी अच्छा, आप टोपी में अच्छा लगते हैं। चलिए थैंक यू भाई, हम टोपी में तो इससे अच्छा लगते ही है। क्योंकि अब आप लोगों के पास भी तो बहुत कम टाइम है ना, आप परीक्षा के लिए, अब आप लोगों का एडमिट कार्ड आने वाला है, टाइम कम बचा है। बोलता है कि मेरा जिया डरने लगा। अच्छा, तो चलिए ठीक है, अब समझते हैं अपना लोग आवेश की उत्पत्ति, यानी कि चार्ज की उत्पत्ति कैसे होता है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ चार्ज। 3 नंबर में क्या समझना है, ओरिजिन ऑफ चार्ज। ओरिजिन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश की उत्पत्ति। हाउ कैसे आवेश की उत्पत्ति कैसे करे, तो आवेश की उत्पत्ति के लिए अभी तो को देखे थे घर्षण के द्वारा, फ्रैक्शन, चार्जिंग बाय फ्रैक्शन, और 2 में क्या देखे थे, चार्जिंग बाय देखना इंडक्शन।
चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। और 3 नंबर में जो देखना है वो चार्जिंग बाय कंडक्शन। किसके बारे में देखना है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी कि 3 विधि से चार्ज को अपना लोग क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। और इसका यूज आगे देखेंगे, जब अभी जनरेट करेंगे तो आप लोग तो इसमें तो बहादुर आई है, और इसके तो और दूसरे तरीका से और इसका कुछ और भी यूज कर सकते हैं। तो चार्जिंग बाय पहला देख लीजिए फ्रैक्शन यानी कि घर्षण द्वारा। तो घर्षण द्वारा क्या होता है? तो पहला क्या है? फ्रैक्शन। एक आदमी पूछ रहा है कि मतलब इसका हिंदी सर, चार्जिंग बाय फ्रैक्शन का मतलब हुआ घर्षण द्वारा आवेशन, यानी कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करें? दो उपयुक्त पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने से क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उसी को पदार्थ के उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से पदार्थ क्या होता है? आवेशित हो जाता है, जिसे चार्जिंग बाय फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको जैसे में यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु है और इसी वस्तु को हम क्या किए? घस दिए, जिससे इलेक्ट्रॉन का इससे ट्रांसफर हो गया, और इसी विधि को कहते हैं, इसी विधि को क्या कहते हैं? इसी विधि को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रैक्शन, घर्षण विधि द्वारा आवेशन। तो ये था मतलब पहला चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। आप समझिए चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में एक ऐसा पदार्थ लेंगे जिसको हम पहले से चार्ज कर देंगे। मान लीजिए हम लोहा के छड़ लिए, यहाँ पे ये मान लीजिए हम लोहा के वो छड़ लिए, ठीक है, ये लोहा का छड़ है, और इस पर हम मतलब क्या करिए? पॉजिटिव चार्ज किए, मतलब घस के इस पर हम पॉजिटिव चार्ज ला दिए, ठीक है। और एक हम इस पर तो हम पॉजिटिव चार्ज एक वस्तु को चार्ज कर दिए, और एक ऐसा वस्तु लेंगे जिस पर चार्ज मतलब कि न्यूट्रल रहेगा, जिसको हम कुछ नहीं करेंगे। मान लीजिए है यहाँ गोलकाय वो वस्तु ले लिए, इस पर क्या है? ये न्यूट्रल है, और इसको है यहाँ रख देते हैं, रख दिए ना। आप क्या करेंगे? ये जो जिस वस्तु को अपना लोग चार्ज किए है, इसको उठा के ऐसे ले जाएंगे, सटाएंगे। जब सटाने से क्या होगा? तो ये प्लस है, प्लस को चाहिए क्या? माइनस। ये अपना जीवन साथी खोजेगा, खाए किधर है तू रे, तो ये अपना माइनस को लाएगा इधर। ये जितना भी माइनस रहेगा वो इसके साइड यानी प्लस वाले साइड आ जाएगा, और माइनस तो इधर आ जाएगा, और प्लस वाले सब इस साइड हो जाएगा। और इस मान लीजिए यानी कि जो न्यूट्रल वस्तु है, इस वस्तु को हम अर्थिंग से जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि मिट्टी के अंदर जैसे पहले क्या होता है, जब पहले जनरेटर्स में लाइट सब आता था, तो देखिएगा बारिश सब में मतलब छड़ से मतलब अर्थिंग आता था। तो मान लीजिए इसको हम अर्थिंग कर दिए, ज़मीन से गाड़ दिए, ये प्लस जो है सब में इधर आ जाएगा ज़मीन में, ठीक है, सब ज़मीन में आ जाएगा, और इस वस्तु में सिर्फ बचेगा माइनस। ये कौन सा वस्तु हो जाएगा? ऋणात्मक वस्तु, यहाँ धनात्मक वस्तु। तो इस प्रकार से भी अपना लोग क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। और ऐसी विधि को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। इसका क्या हिंदी क्या हो जाएगा? प्रेरण। कंडक्शन, देखिए कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में क्या होता है? यानी कि ये इसका हिंदी होता है चालन विधि द्वारा आवेशन, ठीक है। अब देखिए चालन में क्या होता है? एक पदार्थ यानी कि जब एक मान लीजिए एक अनावेशित पदार्थ है, जिसको आवेशित करने के लिए उस अनावेशित मान लीजिए एक अनावेशित पदार्थ है, जिसको आवेशित पदार्थ के संपर्क में लाने से क्या हो जाता है? वह भी आवेशित हो जाता है, और इसी विधि को कहते हैं कंडक्शन विधि द्वारा आवेशन। जैसे में मान लीजिए हमारे पास एक मोबाइल है, ये मोबाइल है, और मोबाइल को हमने चार्ज लगाया, ये अभी 0% चार्ज है, और इस चार्ज को हम चार्जर द्वारा लगाए। ये क्या है? मेरा अनावेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है, ठीक है। और इस अनावेशित वस्तु को हम आवेशित वस्तु यानी कि चार्जर यानी कि करंट द्वारा इसको लगाए, ये क्या हो गया? आवेशित वस्तु, ठीक है। इस आवेशित वस्तु के द्वारा जब लगाएंगे तो ये अनावेशित वस्तु क्या होने लगेगा? चार्ज। और इसी विधि को कहते हैं कंडक्शन विधि द्वारा आवेशन। कैसा लगा मेरा मजाक? ये मजाक नहीं था भाई, रियल था, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप ये ओरिजिन ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज की जो उत्पत्ति है, चार्ज को हम किस तरीक़ा से जनरेट कर सकते हैं, वो भी आप लोग समझ गए होंगे, ये हमें उम्मीद है। और भाई का उम्मीद हमेशा बरकरार रहता है। तो अब आते हैं वस्तुओं पर चार्ज, यानी कि वस्तुओं पर चार्ज, यानी कि ये जो चार्ज किए हैं, तो हम यानी कि कैसे कौन से वस्तु पर चार्ज दे सकते हैं? खाली हम ये तभी से देखे होंगे, खाली हम गोचमुछा वस्तु ऐसे ऐसे करके ले लेते थे, 2 वस्तु और कर देते। आखिरकार हम कैसे कितने वस्तु पर चार्ज दे सकते हैं? कौन वस्तु पर दे सकते हैं? ये वस्तु तो एगो लंबो वाला होता है, एगो चोलो वाला होता है, मोटो वाला होता है। कौन से वस्तु पर चार्ज दे सकते हैं? तो चार्ज देने के लिए और भी चीज़ है। अभी एक मिनट आप लोग वेट कीजिए, हमें रील्स मत देखिएगा, तब हम बोर्ड मिटा रहे हैं।
तो चार्ज क्या वस्तुओं पर आवेश, तो अपने लोग वस्तुओं पर जो आवेश देखेंगे, पहला लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी कि आवेश का रेखिक घनत्व, यहाँ क्या होगा चार्ज, यानी कि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज का रेखिक घनत्व। ये क्या, जब अगर कोई लंबाई वाला वस्तु है, सिर्फ लंबाई, जिसमें सिर्फ क्या हो लंबाई हो, ऐसी वस्तु जो सिर्फ अति देखें ना, जैसे में क्या कहते हैं तार सब देखिए पतला, एक सोना, जब सोना को पातर करते बहुत सारा पातर हो जाएगा, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक आप लंबा तार बना सकते हैं। उसी तार पर जब अगर हम चार्ज देते हैं तो वही चार्ज बटे लंबाई के अनुपात वही लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई वस्तु है, इस पर हम दिए चार्ज, सिर्फ जिसमें लंबाई है, यानी कि लंबाई पर मैंने दिया चार्ज, यानी कि ये जो चार्ज दिया किस पर, एल पर, और यही हमारे कहलाता है लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। और लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को सूचित करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे आर, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के परिमाण को ही क्या कहते हैं, आवेश का रेखिक घनत्व। इसका क्या हिंदी क्या हो जाएगा, आवेश का रेखिक घनत्व, आवेश का रेखिक घनत्व, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले और इंग्लिश मीडियम वाले भी दोनों है ना, इसलिए आवेश का रेखिक घनत्व, ठीक है, आवेश का रेखिक घनत्व लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे आर। अब चाहे तो इसका एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा, यानी कि लैम्डा का एसआई यूनिट चार्ज का क्या होता है, एसआई मात्रक कूलम, कूलम, लंबाई का क्या होता है बटा मीटर, यानी कि कूलम बटा मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसका चाहे तो सीजीएस यूनिट भी निकाल सकते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कूलम का क्या होता है एसयू बटा, और मीटर का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। वस्तु मान लीजिए जिसमें क्या हो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, इस प्रकार की वस्तु देखे होंगे, जैसे में पेज, ये देखिए ये हमारा पेज है, इसमें क्या है सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है। इस प्रकार के वस्तु पर भी हम क्या दे सकते हैं चार्ज। जब इस प्रकार के वस्तु पर अगर हम चार्ज देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसकी सरफेस एरिया बटे इस पर जो चार्ज है, यानी कि चार्ज बटे सरफेस एरिया को ही हम क्या कहेंगे, तो जिस पर यानी कि इसका क्या हो जाएगा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व उसी कहेंगे। और आवेश के पृष्ठीय घनत्व को सूचित करते हैं सिग्मा से, अभी उसी को देखेंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व को। 2 नंबर में क्या हो जाएगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व, डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या हो जाएगा इसके हिंदी, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। अब देखिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व को क्या सूचित करते हैं सिग्मा से। ये क्या है सिग्मा, और सिग्मा को क्या बोले थे क्यू बटा ए। जब एरिया पे हम चार्ज देंगे, मान लीजिए बोर्ड क्या है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है, इसमें तो मोटाई भी है, लेकिन इस प्रकार से बस समझिए अगर पतला हो पूरी तब कहाँ जाएगा, यहाँ वही हो जाएगा। यानी कि जब मान लीजिए हमारे पास कोई इस प्रकार से वस्तु है, इस पर जब हम चार्ज देंगे तो ठीक है, ये चार्ज बटे इसकी जो एरिया हो जाएगा, यही तो है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इस प्रकार की वस्तु पर भी तो हम चार्ज दे सकते हैं ना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कूलम बटा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इसका जब सीजीएस यूनिट निकालिएगा, सीजीएस यूनिट ऑफ सिग्मा का, तो क्या हो जाएगा कूलम बटा सीजीएस में एसयू बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको पूरा अगर ये स्क्वायर जब ऊपर में जाता है तो क्या हो जाएगा एसयू बटे एसयू इंटू सेंटीमीटर के पावर -2, ये हो जाएगा। इस तरीका से भी आपको रख सकता है। ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ऐसा वस्तु जिसपे क्या हो लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई भी हो, उस प्रकार के वस्तु पर अगर हम चार्ज देते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए उस प्रकार के वस्तु में जब चार्ज देते हैं तो चार्ज बटा क्या हो जाएगा वॉल्यूम, यानी कि उसमें तो तीनों है वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि लंबाई भी है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, मोटाई है, सब कुछ है, तो वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि क्यू बटा क्या हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। और क्यू बटा वॉल्यूम को जो सूचित कर देंगे, यानी कि क्यू का क्या हो जाएगा कूलम बटा मीटर क्यू। तो यहाँ इसका जब ये हो जाएगा एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा तो कूलम का क्या होता है एसयू बटा सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया सीजीएस यूनिट, ये हो गया 3 प्रकार की वस्तु। अब देखिए ये दिखेगा कैसा, तो मान लीजिए सलाई माची से देखें, लूडो का छकरी देखें, छकरी जो खेलते हैं छक्का,
वो भी उसमें भी देखिए 3 प्रकार के। आप तो अरे ईटा को देखें ना, ईटा को जिससे दीवार बनता है, उसमें भी तो 3 ही होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई। देखिए इस प्रकार की वस्तु में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब है। इसी प्रकार के वस्तु पर जब अगर हम चार्ज देते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें, कूलम्ब बटे वॉल्यूम। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि अब अपना लोग जो है यानी कि जितना भी अपना लोग देखते हैं वस्तु, यानी कि हर एक वस्तु पर चार्ज दे सकते हैं। इससे तो यही ना साबित होता है। तो अब आते हैं अपना लोग चार, यानी कि 4 तो हो गया। 5 नंबर में आवेश की विशेषता, यानी कि जो चार्ज देती है, यानी कि चार्ज का कुछ खास प्रॉपर्टी भी होगा ना, इसकी क्या विशेषता है। जैसे इस बोर्ड को ठोकने से टन टन की आवाज़ आता है, इसकी एक विशेषता है। दूसरी विशेषता है इस बोर्ड पे हम लिख सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, ये दूसरी विशेषता है। कितनी विशेषता है। तो आप देखते हैं कि ये इस चार्ज की क्या विशेषता है, क्या खास विशेषता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की विशेषताएं को देखना है, क्या होता है इसकी विशेषताएं। तो आवेश की जो विशेषता है, ये मुख्यतः अभी देख सकते हैं 4 विशेषताएं होती है, जिसमें पहला विशेषता होता है आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और दूसरी जो विशेषता ये होती है इसकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। और तीसरी विशेषता क्या होती है आवेश की, होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसकी जो चौथी और खास विशेषता होती है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो आवेश की कितनी विशेषताएं होती है, तो 4 विशेषताएं होती है, ठीक है। जो पहली विशेषता क्या होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो पहली विशेषता क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश इसका जो हिंदी होता है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु पर चार्ज है, कोई वस्तु में चार्ज है, तो सभी वस्तु जो होता है वह चार्ज के पूर्ण संख्यात्मक गुणज के बराबर होता है। जैसे में मान लीजिए अगर कोई वस्तु में चार्ज है, तो जैसे में कोई वस्तु में चार्ज है, मान लीजिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, तो Q बराबर होता है प्लस माइनस NE, यानी कि N हो जाता है जहाँ आपको ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये हो जाएगा मूल आवेश, यानी कि जिस वस्तु उस वस्तु में जितना भी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर क्या कहते हैं, जो सबसे चार्ज का जो सबसे जो छोटा चार्ज होता है, उससे अगर आप गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आवेश की उस वस्तु में जितना भी चार्ज होगा वो सारा आपको निकल जाएगा। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, जिस वस्तु में अगर उस वस्तु में जितना चार्ज होगा वो आपको फाइनली यानी कि पता चल जाएगा। ये होता है आवेश का क्वांटमीकरण, यानी कि चार्ज के पूर्ण संख्या तो गुणज के बराबर होगा, जहाँ ये N का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या और N हो जाएगा मूल आवेश, यानी कि जिसे हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। तो इसकी जो मान होता है, E का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। ये इसका भी मान होता है, ये सबसे छोटा चार्ज होता है, ठीक है। इससे भी और छोटा होता है, लेकिन इसके लिए अभी सबसे छोटा चार्ज यही होता है। जब इससे गुना कीजिएगा तो उस वस्तु में जितना भी चार्ज होगा आपको वही पता चल जाएगा। तो यही होता है आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और दूसरी है आवेश की जो एक मिनट आप इसको मिटा देते हैं, क्योंकि आप इसका एक बार हिंदी भी बता देते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है आवेश का क्वांटमीकरण, और एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है आवेश की योज्यता, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है आवेश का संरक्षण, और इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब होता है आवेश का अपरिवर्तन, ठीक है। तो पहले आवेश का क्वांटाइजेशन देख लिए, आप देखते हैं आवेश का एडिटिविटी। आप देखते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की योज्यता क्या होता है। और मान लीजिए जब कोई वस्तु में, और मान लीजिए किसी वस्तु में चार्ज है, तो चार्ज को आप क्या कह सकते हैं, अगर कोई वस्तु है उस वस्तु में अगर आपको ये पता लगाना है कि उसमें चार्ज कितना है, तो चार्ज को आप जोड़ के पता कर सकते हैं इसमें कितना चार्ज है। तो आवेश की एक ये भी गुण होता है कि अगर किसी वस्तु में चार्ज है तो सब आवेश को आप जोड़ दीजिए, आवेश उस वस्तु में कितना चार्ज है पूरा आवेश को बारे में पता चल जाएगा। तो आवेश की एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश की योज्यता मतलब जोड़ सकते हैं आप। मान लीजिए कोई वस्तु है हमारे पास, इस वस्तु में मान लीजिए Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 मान लीजिए, और खाली सब प्लस थोड़ी रहेगा, Q4 माइनस Q4 चार्ज है, और माइनस Q5 चार्ज है, मतलब इस चार्ज है। तो आप अगर Q निकालना चाहते हैं, यानी कि इसमें कितना चार्ज है वो निकालना चाहते हैं, तो सब चार्ज को आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं। यही कहता है आवेश की एडिटिविटी, यानी कि आप चार्ज को क्या कर सकते हैं, जोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। अब जो जिसका मान है वो उसका रख दीजिए, Q बराबर Q1 प्लस में प्लस Q2
प्लस Q3 प्लस माइनस Q4 प्लस माइनस Q5, ठीक है। और आप इसको आप इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं, जहाँ माइनस हो गया तो एक बेटा और Q करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5, यानी कि आप ये हो गया इसका फॉर्मूला। यानी कि इस तरीक़ा से भी आप चार्ज की एडिटिविटी यानी कि जोड़ के निकाल सकते हैं। ये था इसकी चार्ज की दूसरे गुण। अब आते हैं चार्ज का तीसरा क्या था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपको समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये क्या होता है। आवेश का कंजर्वेशन जो कहता है यानी कि आवेश संरक्षण। देखिए नाम में क्या है, संरक्षण। रक्षण मतलब इसका रक्षा करना, समझा। जब आवेश का क्या होता है, रक्षण मतलब रक्षा करना। यानी कि आवेश जितने भी हमारे नेचर में यानी कि प्रकृति में आवेश का तो ना तो आप निर्माण कर सकते हैं, यानी कि जो है वो फिक्स रहेगा, और ना ही आवेश को आप क्या कर सकते हैं, उत्पत्ति कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं। वही कहता है आवेश का संरक्षण। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, कहिए ये कैसा ऑब्जेक्ट है, अरे कोई वस्तु मान लो लोहे है दोनों, ठीक है। ये क्या है, अब मान लेते हैं इसमें जो है 50 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 50 प्रोटॉन है, ठीक है। और इसमें जो है 30 को इलेक्ट्रॉन है और 30 को प्रोटॉन है, तो तभी तो वस्तु न्यूट्रल रहता है। अगर न्यूट्रल ना हो तो क्या कहते हैं, जो वस्तु में फट जाएगा सारा वस्तु, वही होता है। तो ये वस्तु जो होता है वो उदासीन बना रहता है। तो अब इसको जब मान लीजिए घसने के पश्चात जो है इसमें से 5 को इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ठीक है, 5 को इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो अब इसमें कितना बचा, तो 45 को इलेक्ट्रॉन बचा, 45 को इलेक्ट्रॉन और 50 को प्रोटॉन, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, 30 5 35 को इलेक्ट्रॉन और 30 को प्रोटॉन, ठीक है। जैसे में इससे पहले कितना था, 50 50 100, यानी कि टोटल चार्ज 100 था, और इसमें कितना था, इसमें 30 30 60, और इस दोनों को जोड़ के कितना था, 160 हो गया, ठीक है। इस दोनों को जोड़ के 160। आप देखिए इस दोनों को जोड़ते कितना होता है, 50 40 यानी कि 95 टोटल चार्ज इसमें कितना हो गया, 95, और इसमें 65। आखिर आप इस दोनों को ऐड करने से, इस दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 160। तो हमारा चार्ज कहीं नहीं जाता है, भले एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन चार्ज कहीं जाता नहीं है, टोटल चार्ज वहीं का वही रह जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, ठीक है। ये सब आता है 2 मार्क में, आपको पूछेगा। आप समझते हैं अपना लोग क्या था, आवेश का इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, आवेश का अपरिवर्तन क्या होता है। 4 में क्या था, तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, थोड़ा सा कोना भी जाते बढ़िया से। चौथा क्या था, इनवेरिएंस, आवेश का अपरिवर्तन। मान लीजिए कोई वस्तु है जिस पर अगर कोई चार्ज है क्यों, तो चार्ज को लगता है कि यार चार्ज का द्रव्यमान में लगता है कि परिवर्तन होता है, लेकिन चार्ज में कोई परिवर्तन होता है। आप तो नहीं समझेंगे हम जो क्या बोले। एक बात समझिए, कोई मोटरसाइकिल चालक है, वो मोटरसाइकिल स्पीड से चला रहा है, जब मान लीजिए 100 के स्पीड से चला रहा है, बूम मार रहा है पकड़ के, तो उसको लगता है कि हमारे शरीर में अभी जाने हम बहुत हौला हो गया, सिर्फ उसको प्रतीत होता है। क्या वो सच में हौला हो जाता है? वो 50 kg का था जब मोटरसाइकिल चला रहा था, जब वो हौला हो गया तो क्या वो 45 kg का हो जाता है, 40 kg का हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन सिर्फ उसको प्रतीत होता है। वही बात है यहाँ चार्ज में भी। मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई कण है, कोई चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल जो है, मान लीजिए क्यू है, ये क्यू चार्ज पार्टिकल है। मान लीजिए इसके यानी कि Q1 कोई चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे ए बिंदु पर कोई चार्ज पार्टिकल, यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु पर भी कोई चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर Q1 है और यहाँ पे Q2 है। ये दोनों क्या है, चार्ज पार्टिकल। इमेजिन करता है कि मतलब दोनों का बराबर नहीं, तो ये QM बराबर यानी कि QM सिर्फ ऐसा लगता है, ठीक है। और इसमें जो चार्ज होता है यानी कि QA पर जो चार्ज है वह चार्ज, यानी कि QB पर जो चार्ज है वह चार्ज, ये दोनों बराबर ही रहता है, चार्ज दोनों ऐसा ही रहता है। यही होता है इनवेरिएंस, यानी कि चार्ज का अपरिवर्तनीय, चार्ज उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये था 5वां जो था इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, यानी कि 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश की जो विशेषताएं थी वो विशेषताएं देख ली अपना लोग। अब बचता है विशिष्ट आवेश, फिर उसके बाद कूलाम का नियम आ जाएगा, थोड़ा 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। ये सब 2 मार्क के जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्या है, विशिष्ट आवेश, यही समझ लेते हैं, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज। किसी कण पे मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, ये पर जो क्यू होता है, और इसका जो इस चार्ज पार्टिकल का जो द्रव्यमान है, इसी के अनुपात को कहते हैं विशिष्ट आवेश, ठीक है। विशिष्ट आवेश क्या होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल उसके द्रव्यमान के ही अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश। ये था विशिष्ट आवेश, ये नॉर्मल था। अब जो चलेगा इसके बाद वो चलेगा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन जो अपना लोग जो देखे थे अभी, बस इस सब को थोड़ा याद रखना है। और इस सब का PDF आपको
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। लंबा मत समझिएगा, इसमें भी हम एक ट्रिक बताएंगे और इस ट्रिक के माध्यम से आप लंबा क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। 1 मिनट वेट कीजिए, तो हम बोर्ड मिटा रहे हैं। विद्युत बल को के लिए कूलाम का नियम करें, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि 7वां जो क्वेश्चन है वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कूलाम का नियम को लिखें। विद्युत बल के लिए कूलाम के नियम, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे विद्युत बल के लिए जब कूलाम का नियम आएगा तो वह समझिएगा कि 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में होगा। कितने चार्ज पार्टिकल? तो 2 चार्ज पार्टिकल, और वो दोनों चार्ज पार्टिकल जुड़ेगा वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। अभी जो आप इस चैप्टर में किस चार्ज के बारे में पढ़े, तो रेस्ट चार्ज के बारे में, ठीक है। तो ये जो रेस्ट चार्ज रहेगा, मान लीजिए Q एक यहाँ चार्ज है, मान लीजिए ए बिंदु पर कोई Q चार्ज है, Q1 चार्ज है, और यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से मान लीजिए R दूरी पर एक चार्ज और है जो B बिंदु पर Q2 चार्ज है, ठीक है। अब कूलाम साहब कहता है कि 2 चार्ज के बीच जो लगने वाला, मान लीजिए कि कुछ मान लेना यहाँ पे, जैसे आप लोग परीक्षा में जैसे बनेगा तो ऐसे एक बार थोड़ी बना दीजिए। यहाँ पे इसके जो फिगर बना है, इसके जो चार्ज पार्टिकल है, इसके बारे में 2 शब्द लिख देना है, मतलब क्या सब आप लिए। मान लेना है कि लेट माना कि A और B बिंदु पर Q1, A एवं B बिंदु पर Q1 एंड Q2 चार्ज है, जिसकी बीच की दूरी क्या है, तो R है। इतना बात लिखने के बाद अब इसके बाद कूलाम का नियम लिखना है। पहला नियम इसका कहता है, क्या कहता है कि 2 चार्ज के बीच जो बल लगता है, यानी कि जो फोर्स लगता है F, इस दोनों चार्ज के बीच जो बल लगता है वह जो होता है बल समानुपाती, दोनों चार्ज के परिमाण के समानुपाती होता है। दोनों चार्जों का क्या होता है? परिमाण के समानुपाती, यानी कि Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होता है। ऐसे यहाँ पे मोड़ दीजिए, अगर माइनस होगा तो वह भी प्लस चार्ज में आ जाएगा, ठीक है। प्लस करने के लिए यहाँ पे मोड़ देते हैं, क्योंकि ये कूलाम के नियम को सिद्ध कर रहे हैं, और ये फॉर्मूला जो हर जगह चार्ज के लिए लागू होगा। इसको मान लेते हैं अपना लोग समीकरण 1। एंड इसका दूसरा कथन था कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल के जो बीच फोर्स लगता है, इसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F पर समानुपाती क्या हो जाएगा? 1/r²। ये मान लेते हैं समीकरण 2। क्या हो गया? समीकरण 2। बस ये 2 बात लिखना है और तीसरा बात सोल्व करके लिख देना। ये है कूलाम का नियम। ये देखिए, तो आप लोग भी इसको छोड़ के आ जाते हैं। मतलब इसमें क्या है, मतलब ये छोटा सा, मतलब 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब मिलाएंगे तो एक तरफ देखिए F बराबर है, F समानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बटा तो अभी नहीं, क्या हो जाएगा? इंटू R², ठीक है। तो इसको जब समानुपाती बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बटा R², क्योंकि ये देखिए गुना में, और यही हो गया कूलाम का नियम। अब जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो आप यहाँ, तो आप समानुपाती का संदेह कोई कांस्टेंट आएगा तो आप यहाँ तो छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ के लिए F समानुपाती जब हटेगा बराबर के लिए एक कोई K कांस्टेंट आएगा, K बराबर K इंटू क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बटा R²। आपके ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है कि कूलाम के नियम को लिखे, तो ये लिख सकते हैं। इस K का भी मान होता है, इस कांस्टेंट का भी कुछ मान होगा। कांस्टेंट है तो ये कूलाम कांस्टेंट का मान कितना होता होगा? तो इस K का भी मान है। जैसे में इस K का मान की जगह पर और भी कुछ दे सकता है, जैसे K बराबर आपको, इस K बराबर जो होता है यह होता है 1/4πε के बराबर। K की जगह पर अगर ये मान भी दे दे फिर भी कूलाम के नियम है। अगर इस यहाँ तो जानते हैं कि ये दोनों कांस्टेंट है, और ये एप्सिलॉन क्या होता है? ये होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि निर्वात में विद्युतशीलता। इसका जो मान होता है, यानी कि इस एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इस दोनों का भी मान होता है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, इसका मान होता है 1/36 पाई गुने 10⁻⁹ फैराड बटा मीटर। ये भी आपको दे सकते हैं, यानी कि इस एप्सिलॉन नॉट की जगह कितनों घुमा फिरा के दिया, अपना लोग ठोक के मारना है, ठीक है। और देखिए ये एप्सिलॉन नॉट का एक तो ये मान हो गया, एक मान और होता है 8.854 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है ये एप्सिलॉन नॉट का मान। और ये एप्सिलॉन आर जो है ये आपको मीडियम को बताता है। ये 2 चार्ज है, 2 चार्ज पार्टिकल क्या हवा में बल लगा रहा है,
कि पानी के अंदर बल लगा रहे हैं, कि कोई मेटल यानी कि जो पदार्थ है, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि तार है, उस तार के अंदर बल लगा रहा है, तो वो देखना पड़ता है। इसके लिए मीडियम का मान होता है। इसको आप मिटा दिए, थोड़ा सा आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले ली। और देखिए इस साइड इसको मिटाते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो अब क्या बचा, ये एप्सिलॉन आर। देखिए ये एप्सिलॉन आर अगर हवा के लिए लगाते हैं, एयर के लिए, सॉरी यार, एयर में अगर इसका मान 1 होता है, हवा में इसके लिए अगर इस मीडियम के अगर एप्सिलॉन आर दे 1, तो 1 लिखा है या नहीं लिखता, उससे भी चलता है। ठीक है, तो 1 लिखना तभी, चाहे तो जरूरी हो तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, और वही एयर के लिए होगा। इसी एप्सिलॉन यानी कि आर का मान अगर जब पानी में हो, यानी कि वाटर में हो, तो इसके लिए 80 से 81 के बीच, अगर 80 हो तो ठीक है, नहीं तो 81 मार देना है आपको। ये सब ऑब्जेक्टिव में आते रहेगा। फिर इसके लिए अगर आप चाहे तो मेटल में भी देख सकते हैं। मेटल में इसका इन्फिनिटिव होता है, क्योंकि जैसे अगर देखिए मान लीजिए अगर करंट आता है, अगर उस तार को एक बार बोर्ड में घुसा के देखिएगा लोहा वाला को, उसमें क्या होता है, तुरंत झटका एक ही बार खत्म कर देता है। तो वो सब में अदर मीडियम मतलब और भी कोई मीडियम हो तो 1 या 1 से अधिक होता है। ठीक है, 1 या 1 से अधिक होता है, ये इस बात को याद रखना है। ठीक है, और इस के का मान और के का मान जो एसआई यूनिट में जो होता है, एसआई यूनिट में इस के का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये देखिए इस के का मान भी पूछता है, और इस के का मान को आपको याद रखना है। ये था कूलम के कुछ बारे में बेसिक जानकारी, और कूलम की ये 2 मार्क के लिए 5 मार्क के लिए भी आते रहता है। ठीक है, लेकिन इसे 5 मार्क के लिए ये लायक है नहीं, इसे 2 मार्क के लिए लायक है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपने कूलम के नियम को जरूर समझ लिया होगा। अब आते हैं कूलम के नियम को। अब आते हैं अपने लोग 9 नंबर पे। 9 नंबर में कहता है कि विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। हाउ विद्युत क्षेत्र यानी कि कितने नंबर पे आ गए आप, 9 नंबर पे। कहता है कि विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कोई, आप जैसे चम्बुक देखें, चम्बुक को क्या करते हैं, एक लोहा लेते हैं, लोहा को जब चम्बुक से सटाते हैं तो ऐसे करके सट जाता है। और मान लीजिए लोहा से चम्बुक को थोड़ा दूर हटा के रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक बल लगता है, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं देता इसके बीच क्या बल लगता है, इसके बीच क्या है। तो जब देखते हैं यहाँ सटाते तो ऐसे ऐसे होते रहता है। तो इस मान लीजिए जो इसके बीच में जो हवा में जो कुछ हो रहा है वो एक क्या है, फील्ड बनाता है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ जो होता है एक चार्ज पार्टिकल जब लेते हैं तो यहाँ चार्ज भी एक फील्ड बनाता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसी फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसे इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी आवेश के चारों तरफ स्थित वह चार्ज जिसके अंदर कोई अन्य आवेशित कण अपने प्रकृति के अनुसार आकर्षण या जब प्रतिकर्षण का बल लगने का महसूस करने लगे, तो वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ये इतना बड़ा फील्ड बनाता है, कैसे पता चलेगा ये इतना बड़ा फील्ड बनाता है, तो यहाँ एक कोई चार्ज पार्टिकल रखना पड़ेगा। जब इसको पता चल जाएगा कि इसमें मतलब बल लग रहा है, आप चार्ज तो कोई और तरह का होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। जब इसको पता चल जाएगा आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो इसके बीच जो फील्ड बनेगा तो उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सूचित करते हैं ई से, और ई बराबर जो हो जाए, यहाँ जो बल लगेगा इस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच एफ, और इस छोटा सा चार्ज पार्टिकल पर जो बल लगेगा क्यू नॉट, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नहीं समझे, बिल्कुल नहीं। तो समझिए आप कैसे। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल जो एक फील्ड बनाता है, और उस चार्ज पार्टिकल जो फील्ड बनाता है वो एक छोटा जो फील्ड बनाता है वो एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल है, और उस चार्ज पार्टिकल पर जो बल लगता है, बल और उस बल हो गया ऊपर, और उस चार्ज पार्टिकल का ही अनुपात को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यह होता है इसका फार्मूला। और यहाँ से आप चाहे तो इसके लिए एक डायमेंशनल फार्मूला, तो यहाँ से एक डायमेंशनल फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं। बल का क्या होता है, mL/t - 2 हो जाएगा, और चार्ज का क्या हो जाएगा, IT। ठीक है, IT। तो इसका जब अगर निकालिएगा, जब इसको अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mL/t, यहाँ -2 है, mL/t - 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, IT। ठीक है, और जब इसको एक साथ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, mL/t - 3 I-1। ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है वोल्ट बटा मीटर। वोल्ट बटा मीटर भी होता है।
ठीक है। अभी जो है अब अपना लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 10 पे। यहाँ से 10 की और चलते हैं। अब बचेगा इसके बाद 7 को थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि लंबा लंबा क्वेश्चन रहेगा, और उस लंबे को हम शॉर्ट करके आपको हम एक ऐसा बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जिससे आप चुटकियों में उसको हल कर देंगे। 5 मार्क वाला क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये 2 मार्क के भी लायक नहीं, ऐसा लगेगा आपको। देखिए चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो इससे पहले देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता था, E बराबर F/Q0। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ कहता है कि पॉइंट चार्ज के कारण, क्वेश्चन क्या है, तो पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्या निकालना है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। यही क्वेश्चन करा है। मेन इसका मेन बात क्या है, कहता है कि बिंदुवत आवेश के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या है, व्यंजक ज्ञात करना है यानी कि। ठीक है, तो आइए अब इसको शुरुआत करते हैं। मान लीजिए पॉइंट चार्ज, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है Q जो ए बिंदु पर है, जो कहाँ है, ए बिंदु पर, और यहाँ से r दूरी पर कोई Q0 आवेश है, और इस चार्ज पर जो कुछ फोर्स तो लगता होगा F, छोटा चार्ज फोर्स तो लगता होगा F। ठीक है, और इस F जो यहाँ जो लगता है कुछ दूरी पर, R जो यहाँ पे जो Q0 है, और यही निकालना है अपना लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप देखिए चार्ज क्या हो गया, दो चार्ज के लिए क्या लगाना है, कूलाम के नियम से फॉर्मूला। तो मान अभी जो लिखे हैं, मान लेना है कुछ लेट करके मान लेना है कि ए यानी कि Q और Q0 कोई 2 चार्ज है, और जिसकी बीच की दूरी R है। मान लीजिए Q एंड Q0 कोई चार्ज है, और जिसकी बीच की दूरी क्या है, तो R है, और यह इस दोनों चार्ज पर लगने वाला बल क्या है, F है। ये आपको भाषण थोड़ा सा लिख देना है, इतना काम आप खुद करना है। ठीक है, और वैसे तो हम इसका PDF दे देंगे, सबका जितना भी लोग क्वेश्चन है, थ्योरी है, इस सब का हम आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो फिर लगाना है विद्युत बल के लिए कूलाम के नियम, F बराबर क्या होता है, K Q इंटू Q0 बटा R²। और यहाँ कोष्ट में लिख देना है चूँकि K बराबर F बराबर क्या होता है, K Q1 इंटू Q2 बटा R²। ये अपना लोग फॉर्मूला निकाले थे F बराबर। ठीक, F बराबर क्या हो जाएगा, K Q0 बटा R², और इसको समीकरण मान लेना है 1। बात वही सेम लिखे है, लेकिन एक बार और लिख दिए। ठीक है, आप चलिए यहाँ लिखते हैं, फिर लिख देना कि पुनः माना कि Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यहाँ पे E है, और E बराबर क्या होता है, F/Q0। ठीक है, और इसको समीकरण मान लेना है 2। देखिए 2 चार्ज हुआ, 2 चार्ज के लिए कूलाम के नियम से लगाए, और दूसरा सेकंड बात क्या की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालना है, जो हमारा जो फाइंड करना है वही लगा दिए, और इससे आ गया जो हमारे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था वही आ जाएगा, समीकरण 2 आ गया। और देखिए समीकरण यहाँ पे F का मान देखिए यहाँ पे निकाला गया है, ये F का मान है, और समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब अगर आप ये कीजिएगा तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, F का मान जब रखिएगा तो F बराबर क्या हो जाएगा, K Q0 बटा R² बटा Q0, और ये Q0 से Q0 कट जाएगा, और E बराबर क्या हो जाएगा, KQ बटा, इधर गया KQ बटा R²। ठीक है, और यही आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये छोटा सा था, सिर्फ देखने में लगा, सिर्फ देखिए इसमें हम कोई बड़ा बात नहीं की, सिर्फ एक बार 2 चार्ज लिए, 2 चार्ज के लिए कूलाम के नियम से लगाए, फिर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था उसके लिए E बराबर F/Q0 लिखे, और F के जगह पर F का मान रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। वो किसके कारण, तो पॉइंट चार्ज के कारण, एक चार्ज के कारण निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और इस फार्मूला को याद रखना है कि Q बटा R²। विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो पहले समझते हैं। यानी विद्युत द्विध्रुव का जो इंग्लिश होता है वो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, और इसको समझते हैं। इसको समझने के बाद इसी के कारण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एट
एनी पॉइंट के कारण वह तीनों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जैसे में आप मान लीजिए नमक को देखें, नमक सेम नमक में क्या होता है, जब पानी में डालेगा तो वो दो अपोजिट नेचर में टूट जाता है और उसकी दूरी बहुत कम रहती है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। नमक KCl H2O वही सब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसका परिभाषा कैसे बनाए, स्थिर विद्युत आवेश में यानी कि कम दूरी पर उपस्थित दो समान परिमाण एवं असमान प्रकृति के दो आवेश जब कम दूरी पर उपस्थित रहता है तो ऐसे ही पदार्थ को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे में इलेक्ट्रिक डायपोल, जैसे में क्या हो जाएगा NaCl KCl एंड H2O डॉट और भी हो सकता है etc। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, मान लीजिए ये यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, ए बिंदु, यहाँ से कुछ दूरी पर कोई चार्ज पार्टिकल क्या है, यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है जो बी बिंदु पर है, और इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ओ है, और इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगा, जब मिड पॉइंट है तो इधर भी बीच की दूरी बराबर, इधर भी बीच की दूरी बराबर, मान लेते इधर L है और इधर भी क्या है L है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर। ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे नमक हो गया, KCl हो गया, H2O हो गया, ये देख सकते हैं आप इस दोनों के बीच की दूरी क्या कितना होता है। और इसी डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब इस छोटा सा चार्ज पार्टिकल के कारण इसका यानी कि क्षेत्र कितने दूर बनेगा वो निकालना है। आगे आप समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को सूचित करते हैं P से, और P बराबर होता है Q × 2L। अब ये क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से ले लीजिए, कोई एक आवेश का परिमाण एवं उसके बीच के दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे में मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है ए पॉइंट पर, और यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है जो बी पॉइंट पर, और इसकी कोई मिड पॉइंट है वो, और इसकी बीच की दूरी यहाँ मान लेते हैं एल, और इससे भी बीच की दूरी जो होगा यहाँ भी इसको मान लेते हैं एल। ठीक है, कोई एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से ले लेते हैं क्यू, और इसकी जो बीच की दूरी टोटल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, और इसके बीच की दूरी के गुणनफल को ही कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमें उम्मीद है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी आप समझ गए होंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कोई एक आवेश का परिमाण एवं उसके बीच की दूरी के गुणनफल को, एक आवेश का परिमाण एवं उसके बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, P बराबर Q × 2L, इसका ये फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूला का यूज अभी आगे होगा। इस फार्मूला को याद रखना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जब लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो एक इस फार्मूला को याद रखना है, और दूसरा E बराबर F/Q0 जो होता है, इस फार्मूला को याद रखना है। एक कूलॉम के नियम से F बराबर जो होता है Q × Q2/R², ये तीन वो फार्मूला को आपको मतलब याद रखना है, और इसी पर आपको सारा जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, 5 मार्क वाला भी नहीं छूटेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिए। अब इसके बाद चलेगा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन 1 मिनट रेस्ट के बाद, ताकि विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्स एक्सिस के किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। तो 12 नंबर का क्वेश्चन का देखिए मेन पार्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्स एक्सिस पर क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करें। देखिए इसमें मात्र 3 पॉइंट को कॉमन बात को पकड़ना है, किसके कारण कहता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये देखिए कॉमन 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये फाइंड ही करना है अपन लोग को, ये तीसरा पॉइंट है। और देखिए आप ये 3 जब कॉमन पॉइंट के ये लॉन्ग क्वेश्चन में पकड़ लीजिएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन तो ऐसे तो 3-4 गो है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि पहला बात से इलेक्ट्रिक डायपोल का फिगर बनाइए, और इसी से अपना लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, 2 असमान नेचर का चार्ज लेना पड़ता है, वो कुछ दूरी पर रहता है। तो मान लीजिए हमारा कोई यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है जो ए पॉइंट पर है, और यहाँ पर -Q चार्ज है, और यहाँ से कुछ दूरी पर यानी कि इसके बीच की जो दूरी है यहाँ पे चार्ज पार्टिकल प्लस Q चार्ज है, ठीक है। और जो कहाँ है तो बी पॉइंट पर, और इससे जो एक्स आप निकालना कहाँ है तो एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ से जो कुछ दूरी पर मान लेते हैं, यहाँ से R दूरी पर यहाँ पे एक P पॉइंट है, और यहीं पे अपना लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
आप मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई मिड पॉइंट होता है, मान लीजिए यहाँ पे मिड पॉइंट है ओ, जब ये मिड पॉइंट है तो जब अगर मान लीजिए ये मिड पॉइंट हो गया तो आप इस यानी मिड मतलब मध्य बिंदु, तो इस दोनों के बीच की दूरी इधर इधर वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसकी दूरी L हो जाएगा, मान लेते हैं इसकी दूरी भी क्या हो जाएगा L। ये मिड पॉइंट O है, ये O से इस जहाँ अपना लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, यहाँ से बीच की दूरी मान लेते हैं क्या, R मान लेते हैं, क्या मान ली R। जब ये R मान लेते हैं तो ये वो यहाँ देखिए, ये जब R मान लेते हैं तो ज़रा सोचिए इस चार्ज यानी कि -Q चार्ज से इस बीच की दूरी कितना हो जाएगा। तो पहले यहाँ छटका से मान लेते हैं, यहाँ प्लस चार्ज से, तो प्लस चार्ज से इस P जहाँ P पॉइंट पर दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा R - L। तो ये कि R में से L को घटाएंगे तो यहाँ से बीच की दूरी पता चल जाएगा, R - L हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए, और -Q चार्ज से P पॉइंट के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से R + L हो जाएगा। इतना बात आप लोग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख देना लेट, माना कि A एवं B विद्युत द्विध्रुव है जिस पर क्रमशः चार्ज -Q + Q चार्ज है जिसका परिमाण समान एवं अपोजिट नेचर का चार्ज है। ठीक है, और मिड पॉइंट OC P बिंदु के बीच की दूरी R है, जहाँ पे P पॉइंट पर क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतना बात लिखने के बाद जो है उसके बाद क्या करना है, लॉन्ग में करना क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप देखिए इसमें ट्रिक कैसे काम करता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है तभी दिमाग काम करता नहीं, तो यानी कि सोचना पड़ता है क्या करे सबके लिए। तो मतलब जो रिवाइज करता है उसके लिए तो कोई दूसरा बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला लगा देना, क्या होता है, E = KQ/R²। पॉइंट चार्ज के लिए होता है ना, तो यहाँ पे लिख देना है पॉइंट चार्ज के कारण, यानी कि पॉइंट चार्ज के कारण P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सूत्र लगा देना है। ठीक है, जब ये सूत्र निकालेगा KQ/R²। ठीक है, इसको समीकरण मान लेना है 1। जब ये आप इतना काम कर दीजिएगा तो आप कुछ हो नहीं है, आप कुछ नहीं रहा। देखिए आप करना क्या है, देखिए आप करना क्या है, पहले एगो चार्ज को पकड़ना है, फिर इस दूसरे चार्ज को पकड़ना है, इस दोनों को ऐड कर देना है, और जो रिजल्टेंट निकलेगा वही हो जाएगा एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए करना क्या है, तो मान लेना है कि -Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -Q आवेश के कारण, ठीक है, -Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। ठीक है, E के लिए यहाँ पे E -Q के लिए क्या हो जाएगा, KQ/R। देखिए R की जगह पर हम किसका मान रखेंगे, तो -Q के लिए ना, तो AP यानी कि R + L के होल स्क्वायर, और इसको समीकरण मान लेना है 2। ठीक है, आप देखिए जब माइनस के कारण हो गया, अब निकालने हैं प्लस के कारण। नो, या इसी प्रकार लिख दीजिएगा सिमिलरली, इसका इंग्लिश होता है इसी प्रकार, किसके कारण, +Q आवेश के कारण। ठीक है, +Q आवेश के कारण P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। ये मतलब कुछ भाषा लिख देना, हम तो बोल दे रहे हैं, आप तो लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे E + Q आवेश के कारण क्या हो जाएगा, KQ/R। R के लिए यहाँ पे प्लस, यहाँ से R - L है, तो R - L के होल स्क्वायर, ये समीकरण हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 और 3। अब मान लेते हैं कि पुनः मान लेते हैं कि P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और इस दोनों को परिणामी को जोड़ देना है, जो होगा वही होगा रिजल्टेंट। तो मान लेते हैं कि पुनः माना कि P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E - Q + E = +Q। इस दोनों को जोड़ के जो रिजल्ट निकलेगा, बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है,
ई बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट जो निकलेगा वही हो जाएगा अपना लोग का आंसर। तो ई बराबर देखिए, ई जब फॉर्मूला लगे तो ई बराबर इस दोनों का मान रख देना या नहीं तो इसको समीकरण 4 मान लेना है। जैसे ही इसको समीकरण 4 मानिएगा, समीकरण 4 मान लेना है। समीकरण 4 में अब देखिए समीकरण 2 एवं 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 2 एवं 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर ठीक है। जब ये इतना काम कर दीजिएगा तो ई बराबर ई का मान रख दीजिएगा, ई बराबर ई माइनस क्यू का मान कितना है, के क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्लस के, ये छोटका क्यू है ना, के क्यू बटा आर स्क्वायर की जगह पे उसका मान रखना है कितना है, किधर गया, आर प्लस एल, आर प्लस एल के होल स्क्वायर, आर माइनस एल के होल स्क्वायर, ठीक है। इतना काम करती है। अब इसको हल कर दीजिए, इसको हल करना है सिर्फ, बस अब कुछ नहीं रहा, अब इसको हल कर देना है। एक मिनट, इसको इधर मिटा देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इसको मिटा देते हैं। अपना लोग बाहर कर लेते कि u को बाहर कर लेते, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/r प्लस एल के होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ हो जाएगा माइनस 1/r माइनस एल के होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस क्यू है तो यहाँ पे बच जाएगा 1, क्योंकि ये के क्यू यहाँ पे बाहर हो गया। ये दोनों जब बाहर कर ली, ये दोनों में कॉमन है ना, बाहर कर ली, यहाँ पे 1, यहाँ पर भी -1 बचेगा, ये -1 यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ आप इसको हल करना है, आप कुछ होना है, बस के क्यू बटा, अब देखिए इसका यहाँ पे लॉसो लेने आता है तो लॉसो ले लेना है, आर प्लस एल के होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर माइनस एल के होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये इधर से इसको जब भागा दीजिए कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर माइनस एल के होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर प्लस एल के होल स्क्वायर। अब देखिए कुछ होना है, सिर्फ अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये भिन्न का घटा हुआ और कुछ होना है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है, सिर्फ एक फार्मूला और याद रखना है आपको। फार्मूला ये याद रखना है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूला याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला जब याद रखिएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे इसको r को a मान लेते, l को b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ab, r को a, l को b, 4ab बटा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। बस हो गया, यहाँ फार्मूला लगा दिए। और ई बराबर जो हो जाएगा के क्यू, ये देखिए दो कर लेते हैं यहाँ पे, 2r और 2l, कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं हो, फिर 2 2 गुना 4 और 4rl हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हटा दिए हैं, ठीक है। और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को वैसे लिख देते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक बात आपको यहाँ पे याद रखना है, कॉमन बात, कि यहाँ पे देखिए इस दोनों दूरी में आर तो अपना लोग थोड़ा मिड पॉइंट से जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, ये दूरी क्या है, बड़ा है, और एल क्या है, छोटा। तो यहाँ पे जब एल जब छोटा है तो ये बहुत छोटा है, एल आर से बहुत छोटा है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। ये दूरी को 0 मान लेते हैं, ठीक है। जब ये 0 मान लीजिएगा तो ई बराबर हो जाएगा यहाँ पे के क्यू बटा, यहाँ पे देखिए क्या है, आर, ये आर दूरी अपना लोग को बड़ा है, लेकिन एल जो है ये बहुत छोटा दूरी है। तो जैसे कि ये आर बड़ा है, एल ये बहुत छोटा है, तो एल लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, ये इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ एल बराबर जो 0 लेंगे तो ई बराबर हो जाएगा के क्यू बटा 2r इंटू 2l, ठीक है, बटा आर के स्क्वायर इंटू माइनस 0 के स्क्वायर,
ये 0 हट जाएगा, यहाँ 12 से भी 0 हट जाएगा, ठीक है। ई बराबर हो जाएगा के क्यू, नहीं आप देखिए के क्यू, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r इंटू 12 बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्यू इंटू 12, इसके लिए एक फार्मूला, इसको अगर एक जगह लिख दे या उसे भी लिखे तो बात एक ही होगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा के पी इंटू आता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण वाई एक्सिस के किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। एकदम बहुत ही सो सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग इसे इतना ले लेते हैं गिद्ध दैया, लगता है कि जैसे कि पहाड़ है। अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ बेसिक बातें को समझना है, बस बहुत ही आसान लगता है। इसमें बेसिक बातें क्या है, देखिए पहला इसमें कहा क्या रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो है वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, देखिए इसमें कॉमन बात क्या है, कॉमन बात कहता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। आप देखिए इसको बनाते क्या, ये इसके हेल्प से यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के हेल्प से जो है इसको आप पहले फिगर बनाइए, फिर उसके बाद यानी कि वाई एक्सिस कर रहा है तो वाई एक्सिस की दिशा में कीजिए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये तो निकालना ही है, फिर इसके लिए फॉर्मूला लगाना है। तो ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इससे क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या वो चार्ज होता है, तो दो को चार्ज होता है जो कि अपोजिट नेचर का होता है। मान लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट पर कोई चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, दो को चार्ज है। और इसका जो मिड पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक मिड पॉइंट ओ है, और ये क्या है बी पॉइंट पे है, बी बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज है। आप देखिए जब ये एक्स हॉरिजेंटल लाइन, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब ये सीधा मतलब इधर, ठीक है, ये इधर हो गया, थोड़ा छोटा सा फिगर हो गया। मान लेते हैं यहाँ से आर दूरी पर यहाँ पे एक पी पॉइंट है, ये हो गया ना वाई एक्सिस, और यहीं अपना लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मान लेते हैं यहाँ की यानी कि माइनस क्यू चार्ज से इसकी जो बीच की दूरी है यहाँ से, ये क्या हो जाएगा तब, ये चार्ज से यहाँ की बीच की दूरी की जो कोण बनाता है वो थीटा बनाता है, ठीक है, वो क्या बनाता है, थीटा बनाता है। और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इसकी बीच की जो दूरी कोण बनाता है ये मान लेते हैं अल्फा बनाता है, ये थीटा, तो ये इसको मान लेते हैं थीटे मान लेते हैं। आप देखिए ये देखिए एक समकोण त्रिभुज के जैसा हो गया ना दोनों तरफ, ये 90 डिग्री के एंगल से क्योंकि लंबा सीधा है, वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तब इसकी अगर ये आर हो गया, और मान लेते इसकी जो बीच की दूरी है डायपोल है इसकी एल मान लेते हैं, और इसकी भी बीच की दूरी एल मान लेते हैं, ठीक है। डायपोल है, दोनों मिड पॉइंट से दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, सेम होगा, इधर भी उधर भी, ये तो आप जानते ही है, हाँ जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो अब करना क्या है, तो ये इसके भी इसको दूरी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, तो एक फॉर्मूला होता है ना, जैसे कर्ण बराबर 10 में पढ़े होंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो उसी वही फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आपको दिखता नहीं होगा, एक मिनट थोड़ा हम बड़ा लिख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और इधर भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके लिए कर्ण के लिए, ठीक है। तो फिगर आप लोग अच्छा से बनाइएगा, क्योंकि ये वन शॉर्ट वीडियो है, थोड़ा आपको समझाना है, जल्दी भी करना होता है। जब इतना बात कीजिएगा, आप लोग को क्या नहीं, इसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। और आप क्या करना है, तो आप इसका थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इसके बारे में जो फिगर बनाए हैं इसके बारे में लेट माना कि ए एवं बी पॉइंट पर क्रमशः दो चार्ज है जिसकी जो समान परिमाण एवं अपोजिट नेचर के आवेश है, और इस चार्ज के मिड पॉइंट ओ से आर दूरी पर पी एक बिंदु है जहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना है। इतना बात लिखने के बाद उसके बाद शुरू करना है। ये बोल दिए, हम बोल दिए, आप लोग लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद लिखना है, आप जो इसके जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम बता दें। प्रोसेस में क्या करना है,
इसकी जो कॉमन बात होती है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे पहले कहाँ से शुरू करें, इसके बाद क्या यूज करें, ये बहुत के माइंड में चलते रहता है। तो पहले करना क्या है, तो पहले एक चार्ज के कारण निकालना है, फिर दूसरा चार्ज के कारण, इस दोनों को जोड़ के जो रिजल्टेंट निकलेगा वही होगा वाई एक्सिस पर। अब देखिए करते क्या है, पढ़ना क्या है, अपना लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। निकालना क्या है, इतना बात करने के बाद है निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब आप फिगर कर लीजिएगा इस दोनों के माध्यम से, 3 नंबर में करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आप फार्मूला लिख दीजिए यहाँ पे, ई बराबर क्या होता है, एफ बटे चार्ज के लिए के क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये फार्मूला लिख देना है। और इसके ऊपर में लिख देना है कि बिंदुवत आवेश के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि इसके लिए फार्मूला निकाले थे यही लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। जब ये बात लिख दीजिएगा तो एगो चार्ज को पकड़िएगा, इसके लिए निकालिएगा, फिर इस चार्ज को पकड़िएगा, इसके लिए निकालना है, फिर इस दोनों को जोड़ देना है। अब देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखना है आपको माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इतना बात लिख देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे ई बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर। आर इसकी बीच की दूरी क्या है, तो रूट अंडर माइनस क्यू से पी की बीच की दूरी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर क्यों दिए, क्योंकि ये सूत्र से पॉइंट चार्ज के कारण निकाल रहे हैं, एक चार्ज के कारण यहाँ से, तो इसलिए और इसको समीकरण 1 मान लेना है। फिर इसके बाद प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालना है। तो यहाँ पे लिख देना है इसी प्रकार, नहीं तो यहाँ लिख देते हैं, फिर उधर लॉन्ग में बना देना है, ठीक है। इसी प्रकार प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ई बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पर यहाँ पे इसको भी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस चार्ज है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ठीक है। और इसका भी होल स्क्वायर, समीकरण 2 मान लेना है। बस हो गया, एक माइनस एक प्लस। और इसमें एक बात याद क्या रखना है, इसका जो परिणामी निकलेगा उसके लिए एक फार्मूला यूज करना है, वही फार्मूला को आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको मान लेना है कि पुनः माना कि पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। तो ई के लिए एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लोग याद रखना है। आर बराबर जो होता है रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वाई एक्सिस के लिए cos थीटा का यूज करते हैं और एक्स एक्सिस के लिए sin थीटा, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है और इसी पर बैठा देना है। ई बराबर क्या होता है जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, प्लस E1 E2 बराबर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा E1 इंटू E2 E1 इंटू E1 cos थीटा, ठीक है। आप देखिए जब इतना बात कीजिएगा यहाँ से जो रूट हो जाएगा तो ठीक इंटू ई के स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर से ये सबको रूट हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2e और प्लस cos थीटा, ठीक है। ये cos थीटा इतना बचेगा और इसको समीकरण क्या हुआ 1 2 और इसको मान लेना है 3, इसको समीकरण 3 मान लेना है। जैसे इसको समीकरण 3 मानिएगा तो यहाँ पे ये cos थीटा जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस cos थीटा का मान कैसे रखना है, तो नो अब यहाँ से क्या करना है, नो इन फिगर में जाना है, नो इन फिगर में आप क्या करना है, देखिए cos थीटा बराबर लेना है, cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h। यहाँ पे जब cos थीटा बराबर लीजिएगा तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह पर l काम कर रहा है, देखिए
बी का मान एल आधार और करंट का मान √r² प्लस l²। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक, आप देखिए समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर जैसे ही समीकरण 3 का मान 4 में रखिएगा तो यहाँ से फाइनली जो अपना लोग को होने वाला होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही cos थीटा हुआ तो cos थीटा का मान रखते हैं। समीकरण कितने क्या करना है, आप समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × e और cos थीटा की जगह पर क्या लिखना है L/√r² प्लस l²। ठीक है, 2 E1 का मान रख देना। E1 का मान क्या है KQ बटा क्या r²। तो यहाँ E1 के वो E1 का मान कितना था, E1 कितना निकाले थे √r² प्लस l² इंटू l बटे क्या हो जाएगा √r² प्लस l²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तब फाइनली E बराबर जो हो जाएगा 2, यहाँ पे देखिए 2Q इंटू इस 2 को जो है अपना लोग K और इस 2 को अपना लोग है यहाँ पे अगर लिख देते हैं तो Q इंटू 12 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा KP। ठीक है, और ये बटा ये देखिए इसका अगर होल स्क्वायर अगर हटा दें, इसका अगर इसको अगर रूट को हटाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। यहाँ पे KP बटा तो हो जाएगा, मान लीजिए ये दोनों सेम ही है ना, तो अगर गुना करेंगे √r² या l² का पावर हो जाएगा कितना 3/2। L जो है ये अपना लोग का बहुत छोटा है, ये R से R तो बड़ा है लेकिन L क्या है बहुत छोटा है, तो L बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा KP बटा R और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R के पावर 3/2 और ये स्क्वायर से ये कट जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा KP बटा RQ, KP बटा RQ। और यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी y एक्सिस के लिए। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी y एक्सिस के लिए। अब बच गया एट एनी पॉइंट के लिए। आप एनी पॉइंट के लिए क्या करना है, एक्स एक्सिस के लिए जो फार्मूला निकाले हैं अभी, ठीक है, उसके लिए प्लस y एक्सिस के लिए, इस दोनों के जोड़ के जो रिजल्टेंट आएगा वही होगा। एक्स एक्सिस के लिए क्या निकाले हैं तो 2KP बटा RQ, ठीक है, प्लस KP बटा RQ। ठीक है, और इस दोनों के जोड़ के कुछ थोड़ा सम्मान के जोड़ के जो निकलेगा वही होगा एट एनी पॉइंट के लिए।